10 रुपए जिनको आज बच्चे भी पकड़ना पसंद नहीं करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस 10 रुपए के लिए एक 13 साल की बच्ची अपने आप को इस दुनिया से विदा कर सकती है। जी हाँ, आज की इस कहानी के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा कि केवल 10 रुपए के लिए एक 13 साल की बच्ची ने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया। लेकिन जब उसके बाद की कहानी लोगों के सामने आई तो लोग बड़े ही हैरान हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि जब उस बच्ची के पास इतने सारे आसपास लोग थे जो कि ये 10 रुपए उसे दे सकते थे, लेकिन उसके बाद भी किसी ने मदद का हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाया। क्या हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उड़ीसा के एक छोटे से गांव के अंदर एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता है। छोटा सा मकान है जो ऊपर तो छप्पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो चारों दीवारें हैं वो पक्की बना रखी हैं। छोटा सा आंगन भी है उस घर के अंदर और उस घर के अंदर रह करते हैं 5 लोग, 2 माता पिता और 3 उनके बच्चे। माँ का नाम कौशल्या होता है और जो पिता होता है उसका नाम वेद प्रकाश होता है और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम होता है ममता। ममता जिसकी उम्र फिलहाल 13 साल है और ममता काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार बच्ची है, यानी कि अपने घर में अपनी माँ का काम में हाथ बटाया करती है। अपने छोटे दोनों भाइयों को दोपहर के समय में पढ़ाया करती है। यहीं पर जो ममता के पिता होते हैं वेद प्रकाश, वह एक कारपेंटर की शॉप पर जाया करते हैं और वहाँ पर फर्नीचर बनाकर थोड़ा सा पैसा भी कमाया करते हैं। परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब है। जो परिवार के तीनों बच्चे हैं वो पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते हैं और स्कूल से गांव तक का सफ़र लगभग 1.5 किलोमीटर का है और ममता और उसके भाई रोज़ सुबह सुबह पैदल उस सफ़र को तय किया करते हैं, क्योंकि जिस गांव के अंदर ये रहा करते हैं वो काफ़ी छोटा सा गाँव है। कुछ ही घर हैं उस गाँव के अंदर, लेकिन दूसरा वाला जो बड़ा गाँव है उस गाँव के अंदर वो स्कूल होता है जिसके अंदर ये तीनों बहन भाई पढ़ा करते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। पिता थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया करते, साथ में जो ममता और उसके भाई जिस स्कूल में पढ़ा करते हैं सरकारी में, उसमें भी कभी कभार वजीफा मिल जाया करता है, यानी कि बच्चों को जो पढ़ने के लिए सामान की ज़रूरत होती है उसके लिए भी सरकार दिया करती है पैसा, वो भी कभी कभार उन लोगों को मिल जाया करता है। इसी तरह से जब समय बीता है तो तभी इनके हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग जाती है और उस नज़र का परिणाम ये होता है दोस्तों, यहाँ पर जो वेद प्रकाश होता है, एक दिन वो अपनी कारपेंटर की शॉप में काम कर रहा था और काम करते वक्त उसका एक पैर उस फर्नीचर के नीचे लगा हुआ था जो कि अभी अच्छी तरह से बना नहीं था। अब यहाँ पर जिस जगह वो काम कर रहा था फर्नीचर में, उस जगह पर जब वो बार बार चोट मारता है हथौड़े से, तो उसी दौरान दूसरी साइड का जो पैर होता है उस फर्नीचर का, तो वह चोट की वजह से वाइब्रेशन से निकल जाता है और निकलने के बाद जो फर्नीचर वो बना रहा था वो फर्नीचर उसके सीधे पैर पर डल जाता है। अब जैसे वो पैर पर डलता है तो एकदम से विविध प्रकार की चीखें निकल जाती हैं और इन चीखों को सुनने के बाद जो फर्नीचर शॉप का मालिक होता है वह एकदम से वहां पर आता है और आने के बाद जब देखता है कि इसका पैर इसके नीचे दब गया है तो उसके बाद एकदम से उसको उठाने की कोशिश करता है। यहां पर वेद प्रकाश को जैसे तैसे उससे बाहर निकाला जाता है, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो तब तक जो वेद प्रकाश है उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। डॉक्टर साहब उसकी जांच पड़ताल करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हुआ, तो यहां पर वेद प्रकाश की हड्डी तो नहीं टूटी थी, लेकिन इस झटका पटकी के माहौल में उसकी कोई ऐसी नस दब गई थी जिसकी वजह से उसका आधा शरीर बिल्कुल से काम करना बंद कर देता है। वेद प्रकाश जो होता है वह बिस्तर में पड़ जाता है और अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता है। जो कुछ भी बोला करता है थोड़ा बहुत हकला कर बोला करता है। और उसके बाद यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है, जब उसे ये पता चलता है कि उसके पति को लकवा मार गया है, तो वह डॉक्टर साहब से बड़ी साधारण तरीके से पूछने लगती है कि डॉक्टर साहब ये पहले जैसे कब हो जाएंगे। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं देखो, पहले जैसा होने के लिए तो कह नहीं सकते, अगर इनकी तबीयत थोड़ी सी भी ठीक हो जाए तो वही काफ़ी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पत्नी होती है वेद प्रकाश की, जिसका नाम कौशल्या होता है, वह बड़ी परेशान होती है और उसके बाद अपने पति को जब वहाँ से छुट्टी हो जाती है तो वो लोग घर भेज देते हैं और घर ले जाती है। हालांकि हॉस्पिटल में उनका बिल्कुल भी रुपया पैसा नहीं लगा था, क्योंकि उनके पास बीपीएल कार्ड था और बीपीएल कार्ड के बेस पर उन लोगों ने उससे कोई भी पैसा नहीं लिया था। लेकिन फिर भी लकवे की जो दवाई होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती थी और इन्हीं महंगी दवाइयों को लेने के चक्कर में यहाँ पर जो कौशल्या होती है वह खुद से काम करने का फैसला करती है।
वह इधर उधर बड़े बड़े घरों में काम ढूंढती है और ढूंढने से उसे घर में काम भी मिल जाता है। घर एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी महिला का था और यहाँ पर वो लोग इसे काम पर रख लेते हैं। वहां पर वह काम किया करती और काम करने के बाद जो बचा कुचा खाना, रात का खाना जैसे सुबह बच गया तो उसे अपने साथ ले आया करती और जो महिला थी वो भी कह दिया करती कि कोई बात नहीं, तू ले जा, हमारे जब भी किसी काम का नहीं है। उस मुस्लिम महिला का जो पति था वो इंटरनेट पर ब्लॉग वगैरह लिखा करता था और वहीं पर यह काम किया करती है। इसके बाद जब पति का इलाज करवाते करवाते काफी दिन हो जाते हैं और पति को बिल्कुल भी जरा सा भी आराम नहीं होता है, तो उसके बाद जो पति होता है एक दिन हकलाती हुई जबान में कहने लगता है कि ऐसा करो कौशल्या, अब मेरे इलाज के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारियां भी हैं, 3 बच्चे हैं, इनका भरण पोषण भी करना है और ऊपर से मेरी दवाइयों का खर्चा ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है और तुम मुझे हॉस्पिटल मत ले जाया करो। लेकिन यहाँ पर जो कौशल्या होती है वो उसकी बात को सुन तो लेती है पर इन बातों पर अमल नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर उनका जो पति था वही एक ऐसा साधन था जो कि उस पूरे परिवार को बैठाकर खिला सकता था और वह भी अब बीमार हो गया है। तो वो कैसे भी चाहती है कि उसका पति ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद वह कम से कम इतना तो कर सके कि परिवार की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ परिवार के अंदर कंगाली का आलम ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो बड़ी बेटी होती है जो कि पढ़ने में लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी, जिसका नाम ममता होता है, उसकी 8वीं क्लास तो कंप्लीट हो जाती है जैसे तैसे करके, लेकिन 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि सरकारी स्कूल में कोई रूल नहीं होता कि बच्चों से एडमिशन फीस ली जाए, लेकिन फिर भी स्कूल वालों ने बोल दिया था कि एडमिशन फीस तो तुम लोगों को देनी होगी। वह मास्टर जी से कह कहकर थक जाती है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं क्या करूं, अब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो कहां से लाऊं एडमिशन के पैसे। लेकिन मास्टर जी बोल देते हैं कि देखो अभी तो कुछ दिन तुम लोगों को बैठने दिया जा रहा है जिन लोगों ने एडमिशन फीस नहीं दी है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो उसके बाद तुम्हें बैठने तक से नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो लड़की ममता होती है जिसकी उम्र फिलहाल 13 साल है, वह काफी ज्यादा परेशान होती है और वह अपनी माँ से जाकर भी इस बात के बारे में कहती है। लेकिन माँ जो होती है वो कहने लगती है बेटी तुझे तो पता है परिवार की हालत कैसी चल रही है, क्योंकि घर के अंदर खाने पीने तक का सामान नहीं था और इसी वजह से माँ ऐसा अपनी बेटी को बोल देती है। उसके बाद जो बेटी होती है बेशर्मों की तरह स्कूल के बैग को कंधों पर टांग कर स्कूल जाने लगती है, लेकिन वहां पर बार बार उसे एडमिशन के लिए बोला जाता है। जब उसे बार बार एडमिशन के लिए बोला जाता है और घर वालों से वो पैसे मांग नहीं सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा समझदार है, तो इसी वजह से वो स्कूल के क्लर्क के पास जाती है और वहां पर जाकर कहने लगती है कि सर क्या मेरा वजीफा आया इस साल का। तो उसके बाद जो सर होते हैं यानी कि जो क्लर्क था वह कहने लगता है कि देखो यहाँ पर अभी तुम्हारा कोई वजीफा नहीं आया, वो दूसरे ऑफिस में हमारे यहाँ से रोज व्यक्ति जाकर बैठता है, लेकिन वो लोग जब हमारे लिए वजीफा पास कर देंगे तो उसके बाद ही हम तुमको वजीफा दे सकते हैं। दरअसल इसका जो वजीफा था वो 1 साल का एब्सेंट चल रहा था, पहले से 1 साल का जो वजीफा था वो उसे पिछली साल का तो इस बार मिल गया था और इस बार का जो था वह अभी मिला ही नहीं था। तो इसी वजीफे के लिए कह रही थी, सोच रही थी कि अगर वजीफा मिल जाता है तो अपना एडमिशन करा लेती हूँ। लेकिन तभी उसी दौरान जब ये बार बार स्कूल जाया करती है तो उसकी कॉपी भी भर जाती है। अब जब स्कूल की कॉपी भर जाती है यानी कि उसमें लिखने की कोई जगह नहीं होती है, तो जो लड़की ममता होती है वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और जो बालक पढ़ने लिखने वाले होते हैं ना उन पर जो टीचर होते हैं वो अलग तरह से ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर स्कूल की जो मैडम होती है उसकी कॉपी को देखती है और देखने के बाद कहती है कि बेटी ये कॉपी भर चुकी है, अब तुम ऐसा करो दूसरी कॉपी ले लो, क्योंकि कब तक इस कॉपी में लिखती रहोगी। क्योंकि फिलहाल जो ममता थी वो लास्ट वाले पेज पर लिख रही थी और उसके बाद वह उस पर लिखने लगती है जो कि लास्ट में उसका कवर बचता है, यानी कि कॉपी का जो कवर बचता है उस पर लिखने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो मैडम उससे कहती है, वो लड़की उसकी तरफ देखती है मैडम की तरफ, कहती है कि ठीक है मैडम ले लूंगी। लेकिन उसके बाद भी उसके पास ना तो कॉपी का इंतजाम होता है और ना ही किसी पेंसिल का इंतजाम होता है। अब तक जो वो पढ़ रही थी वो सब कुछ उन कॉपियों से पढ़ रही थी जो कि उसकी पिछली साल की कॉपी थी और जिनमें 1-2 पेज पीछे खाली रह गए थे। ना तो उसके पास कॉपी होती है और ना ही उसके पास पेंसिल होती है। बार बार वह स्कूल में आया करती और मैडम उससे कॉपी के लिए कहा करती, लेकिन कभी भी उस मैडम ने यह नहीं सोचा कि इस बच्ची के लिए पूछ लेती हूं कि क्यों कॉपी नहीं ला रही है। अगर वो पूछ लेती तो शायद इस बच्ची के साथ वो सब नहीं होता जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इसके बाद वह बार बार उस वजीफे वाले के पास जाती है कि मेरा वजीफा दे दो, कहीं से भी मुझे इंतजाम कर दो कि मेरे पास कॉपी और पेंसिल नहीं है। लेकिन जो वजीफे वाला क्लर्क होता है वो भी सरकारी नौकर था, अगर वो चाहता तो 10 रुपए की कॉपी अपनी तरफ से भी दिला सकता था, लेकिन उसने ये चीज नहीं की और उससे बार बार मनाही करता रहा। कहता रहा कि मैं क्या करूं, जब ऊपर से पैसा आ ही नहीं रहा तो तुम्हें मैं वजीफा कहां से दे सकता हूं।
इसके बाद जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हताश और उदास हो जाती है और इसी उदासी के चलते वह अपने घर में बैठ जाती है, स्कूल जाना ही बंद कर देती है। जब बेटी स्कूल नहीं जाती है तो ये बात माँ को पता चलती है लगभग 7 दिन बाद, क्योंकि माँ जो होती है वह अपने घर से सुबह सुबह ही काम के लिए निकल जाया करती और बेटी अपने भाइयों को तैयार करके स्कूल भेज दिया करती है। और 7 दिन बाद एक दिन कुछ काम होता है उसे घर के लिए, और तभी जब वह आती है तो रास्ते से उसके दोनों बेटे स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं। और तब माँ जो उनसे पूछती है कि बेटा ये बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है, तो वो कह देते हैं कि माँ वो स्कूल नहीं आ रही है और पिछले 7 दिन से नहीं जा रही है। उसके बाद माँ घर जाती है और घर जाने के बाद अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम तो कहा करती थी कि मैं पढ़ने लिखने के बाद अच्छी नौकरी लगूंगी और उसके बाद आप लोगों को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। तो यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहती है कि माँ मेरे पास कॉपी और पेंसिल नहीं है, अगर कॉपी और पेंसिल मेरे पास नहीं होंगे तो मुझे पढ़ने से क्या फायदा जब मैं कुछ लिख ही नहीं सकती, क्योंकि लिखने के बाद तो बाद में हम उस चीज को याद कर लेते हैं, लेकिन जब मैं लिख ही नहीं पाऊंगी तो बाद में उसे याद कैसे करूंगी, तो इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। माँ भी इस बात को सुनकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। अभी मुझे सैलरी नहीं मिली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अपने साहब से मैं एडवांस पैसे ले लूं और 10 रुपए तेरे लिए जरूर से लाऊंगी। 10 रुपए में कॉपी और पेंशन दोनों के दोनों आने वाले थे दोस्तों। अब ये बात जो पिता होता है जो कि खाट में पड़ा हुआ है, यानी कि चलना हलना ज्यादा उसके बस की नहीं है, लेकिन अब तक उसको दवाइयों से इतना आराम हो गया था कि वह खड़ा होकर डंडे के सहारे से थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकता था। वह भी इस बात को सुनता है और अपनी आंखों में आंसू ले आता है। और उसके बाद जब उसकी मां दोबारा से काम पर चली जाती है तो वह अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है, अपनी आंखों में आंसू लेकर कहता है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा और मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए कॉपी। बेटी मना भी करती है, लेकिन पिता जैसे तैसे डंडे के सहारे से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद उस दुकान में जाता है जिस दुकान में उसने काफी सारा काम किया है और दुकान का मालिक उसे अच्छी तरह से जाना करता है। वहां पर जाकर उस दुकान के मालिक से कहने लगता है कि मालिक मुझे ना काम चाहिए। इस बात को सुनकर यहां पर जो मालिक होता है वो कहता है कि देखो अब भारी काम तो तुम नहीं कर सकते, लेकिन कोई हल्का काम होगा कील वगैरह लगाने का तो मैं तुम्हें बुला लिया करूंगा और उसके बाद तुम काम कर लेना। यहां पर जो व्यक्ति होता है वेद प्रकाश, वह कहता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मुझे जरूर से याद करना, क्योंकि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जो मालिक था वह कहता है कि ठीक है, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम मेरे यहां पर इतने दिन से काम किए हो, अगर तुम्हें कोई ज्यादा ही परेशानी आ रही है तो मुझे बताओ क्या बात है। अगर वह ऐसा पूछ लेता तो शायद इस बच्ची की जान बच सकती थी। उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह वापस से घर चला जाता है और घर जाने के बाद अब वेट करने लगता है कि कब उसका मालिक उसे काम के लिए बुलाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह उसके पास खबर आती है कि मालिक ने उसे काम के लिए बुलाया है और आज वहां पर उसके लायक काम है। पिता बड़ा ही खुश होता है और अपनी बेटी से कहता है बेटी तू चिंता मत कर, मैं आज काम के लिए जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए ना पैसों का इंतजाम जरूर से कर दूंगा, इतना काम तो हो ही जाएगा कि तुम्हारे लिए कॉपी और पेंसिल में ला सकूं। ऐसा कहकर पिता उम्मीदों को लेकर वहां से डंडे के सहारे चलता चलता उस दुकान तक चला जाता है और वहां पर जाकर काम करने लगता है। इधर यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वह भी सुबह सुबह ही उस घर में काम करने के लिए चली गई थी और पिछले 2-3 दिन से वो लगातार इस बात की चेष्टा कर रही है कि कैसे भी करके वह अपने मालिक से एडवांस में 10 रुपए मांग ले, जिससे वो अपनी बेटी के लिए कॉपी और पेंसिल खरीद सके। इधर जो बेटी होती है ममता 13 साल की, वह इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और आज घर के अंदर काफी ज्यादा खामोशी बैठी हुई होती है। अब माँ और बाप दोनों के दोनों इधर उधर कामों पर गए हुए थे और बीच के समय में जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, यानी कि उसके छोटे भाई स्कूल से वापस लौटते हैं और लौटते ही उनका नियम था कि वे अपनी बहन के पास बैठा करते हैं और बहन उन्हें पढ़ाया करती है। लेकिन जैसे वो वहां पर बैठते हैं तो बैठने के बाद बहन कहने लगती है कि तुम लोगों को खेलने का मन कर रहा है क्या। यह बात वह हंसते हुए कहती है तो यहां पर जो छोटे भाई शैतान होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ हमें पता है कि तुम हमें खेलने दोगी ना, इसीलिए हमारा मन नहीं कर रहा और हमें तो बस पढ़ना है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बहन ममता होती है वो कहती है कि अगर मन कर रहा है तो तुम बेशक से खेलने के लिए जा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो भाई होते हैं उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जो बहन उन्हें केवल पढ़ाना चाहती है वह उन्हें आज खेलने के लिए कैसे भेज रही है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं कि दीदी कहीं आप बीमार तो नहीं हो। तो वो कहती है कि नहीं बीमार नहीं हूं, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम बेशक से जा सकते हो, रात को आकर पढ़ाई कर लेना। इस बात को सुनकर दोनों भाई एकदम से उछल पड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है दीदी, हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए और हम खेलने के बाद रात को जरूर से पढ़ाई करेंगे। ऐसा कहकर दोनों भाई घर से निकल जाते हैं और बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं। इधर यहाँ पर जो माँ होती है वह अब अपने मालिक से हिम्मत करके उसके पास जाती है और डरती हुई कहने लगती है कि मालिक अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे 10 रुपए एडवांस में दे सकते हो।
मालिक जो कि कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था और वह एकदम से इस बात को सुनकर कहने लगता है कि बस 10 रुपए की बात है, ये लो मैं अभी दे देता हूं और इसमें इतना हिचकने की क्या बात है। तो वो कहती है कि नहीं साहब, आप ना मेरी तनख्वाह में से काट लेना, दरअसल मेरी बेटी को ना कॉपी और पेंसिल की जरूरत है, इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा रही है पिछले 7 दिनों से, तो उसके लिए कॉपी और पेंसिल लेनी है। जो मालिक होता है फौरन से अपने पर्स से 10 रुपए निकालता है और उसके हाथ पर रख देता है। इन पैसों को देखने के बाद एकदम से माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बड़ी खुश होती है। कहती है कि साहब आज मेरी बेटी नई कॉपी ले लेगी और नई पेंसिल ले लेगी, कम से कम वो पढ़ लिख तो जाए। ऐसा कहकर जब वो आंखों के आंसू को पहुंच रही थी तो तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही नौकरानी दरवाजा खोलती है, यानी कि कौशल्या देवी दरवाजा खोलती है, तो सामने उसका बेटा था जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वह कहता है कि माँ, बहन ने ना अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश की है। इस बात को सुनकर यहां पर मां के हाथ में वो 10 रुपए अभी थे, लेकिन एकदम से वो रुपए गिर जाते हैं और वह कहती है कि सच में बेटा? तो वो कहता है कि हाँ मां, जल्दी चलो। इसके बाद मां भागी दौड़ी उन 10 रुपयों को वहीं डालकर चली जाती है, लेकिन वहीं पर जो उस घर का मालिक होता है वह उन 10 रुपयों की तरफ देखता है और जब वह एकदम से रोते हुए वहां से गई थी तो उसकी पत्नी भी वहां पर आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो उसके बाद जो पति होता है वो कहता है कि ऐसे ऐसे कह रही थी, लगता है कहीं कोई अनहोनी नहीं हो गई हो। इसके बाद दोनों पति पत्नी भी वहां के लिए निकल जाते हैं। इधर जो माँ होती है वो रोती बिलखती हुई सीधा अपने घर की तरफ भागती है और वहीं पर जो दूसरा भाई होता है, यानी कि जो दूसरा लड़का था, वह अपने पिता को बुलाने के लिए चला गया था उस दुकान पर और वहां से अपने पिता को भी लेकर आता है। पिता जो कि डंडे का सहारा लेकर चल रहा था, लेकिन जैसे इस बात को सुनता है तो वह भी फूट फूट कर रोने लगता है और वहां पर आकर पहुंच जाता है। वहां पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने के लिए खुद को ही आग लगा ली है और उसके बाद जो गांव के और लोग होते हैं उन्होंने दरवाजा तोड़कर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। पूरा परिवार हॉस्पिटल जाता है। पीछे से वो मालिक और मालकिन भी आ गए थे जिनसे अभी अभी 10 रुपए मां ले रही थी और वो भी ये बात देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर का मामला पता है कि क्या हुआ होगा और क्या बीती होगी उस बच्ची पर। इसके बाद जो माँ होती है वह हॉस्पिटल में जाकर पता करती है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो 65% बॉडी जल चुकी है और हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बाद जो माँ होती है वो दुआ करती है कि किसी भी तरह से उसकी बेटी बच जाए, क्योंकि वह उसके लिए कॉपी का इंतजाम कर देगी, लेकिन बेटी बच नहीं पाती है और वहां पर पुलिस भी आती है। पुलिस आकर माता पिता से पूछने लगती है कि क्या हुआ था, कोई परेशानी थी बेटी को। तो वो कहते हैं कि साहब ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी, केवल कॉपी और पेंसिल को लेकर परेशान थी। पुलिस वाले इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि भला कॉपी और पेन के लिए इतनी बुरी तरह से परेशान बच्ची कैसे हो सकती है और क्या हुआ होगा ऐसा। इसी वजह से वो मामले की तहकीकात करते हैं और तहकीकात में केवल यही बात सामने आती है कि केवल कॉपी और पेंसिल की वजह से उस बच्ची ने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो इस केस को फंदे बस्ते में डाल देते हैं। लड़की का भी अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन वहीं पर जो मालिक और मालकिन होते हैं जिस घर में वो माँ काम किया करती थी, वो लोग इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सिस्टम की कमियों को देखने लगते हैं, क्योंकि यहां पर अगर उस बच्ची को टाइम पर वजीफा मिल जाता तो शायद उसे इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता और वो पूरी तरह से स्वस्थ अपने घर के अंदर रहती। तो इसी वजह से जो मालिक होता है वह सोचता है कि ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। वहां पर उसने उस टाइम पर जब उस लड़की को देखने के लिए आया था तो कुछ फोटोग्राफ वगैरह खींच लिए थे और व्लॉग तो वह लिखाई करता था, तो इसी वजह से इंटरनेट पर वो इसका व्लॉग लिख देता है और यह व्लॉग रातों रात वायरल हो जाता है। जब यह व्लॉग रातों रात वायरल होता है, वहां पर सही नाम सही जगह सब कुछ सही सही लिखा गया था और स्कूल का नाम भी लिखा गया था। तो इसी वजह से यह व्लॉग जब कुछ लोगों तक पहुंचता है तो वो लोग वहां के पुलिस थाने में उन लोगों से कहते हैं कि इसको लड़की को न्याय मिलना चाहिए और पता करो क्या दिक्कत हुई थी जो वजीफा नहीं मिला था। तो पुलिस वाले तहकीकात तो करते हैं, लेकिन तहकीकात में कुछ भी हाथ नहीं लगता। केवल यही बात होती है कि जो स्कूल वाले होते हैं उनसे आगे के ऑफिस वाले रिकॉर्ड मांग रहे थे बच्चों का और वो लोग रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से उनका वजीफा लेट हो गया था और वजीफा लेट होने की वजह से ये बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाकी आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और उनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है।
हमारे साथ है राम थापा जी, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं। साथ में है छगनदास खारडा बांध राजस्थान से, जो कि हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करते हैं। समाधान पाटिल जी हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते हैं। उनके कमेंट पढ़ने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। राम गोसाई जी, रजत सैनी जी, वेद प्रकाश जी, दीपक सैनी जी हैं, जो लिखते हैं कि भाई साहब तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगती है। साथ में हमारे पास रमाकांत कुशवाहा हैं, जो कि वेरी नाइस लिखते हैं। उसके बाद है हमारे साथ बिंद्रा कृपाल, जो कि लिखते हैं ऐसे आदमी को माफ ना करके पुलिस में दे देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझा और हमारे वीडियो पर अपना प्यार दिया। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा न माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और जो कुछ भी आप इन कहानियों में सुनते हो उन्हें अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें, ताकि आप लोगों का जीवन बेहतर हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।